जय हिंद एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, बजट को। आप देखेंगे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना, हर एग्जाम के अंदर बजट से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप देखेंगे ही कि बजट से क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर हम बात करें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की या यूपीएससी की भी, तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए जो है ना, बजट एज अ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे बजट को। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की, तो बजट से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, और बहुत ही फैक्चुअल थे और काफी इजी थे। तो हम इस टॉपिक को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमको जो स्लाइड के अंदर सारा कंटेंट है उसको एक बार और देख लेना है और ये वीडियो सुन लेना है, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इसके लिए आपको ये सफिशिएंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिक्स रिगार्डिंग बजट, प्रोसीजर ऑफ बजट, कि एक बजट कैसे पास होता है, बजट के एस्टिमेट्स क्या है, 9 बजट प्रायोरिटीज, रिवाइज जो टैक्स स्ट्रक्चर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और छोटे मोटे टॉपिक। कुछ फैक्ट्स हैं बजट के रिगार्डिंग। पहली बात तो अगर मैं बात करूं बजट की, जो टर्म बजट है वो कभी भी हमारे फाइनेंशियल उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है टर्म बजट, ठीक है। तो फिर क्या मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मेंशन है। क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बार बजट जो आया था वो कब आया था? 18 फरवरी 1860 को पहला बजट आया था। और किसने पेश किया था? ये जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और अगर और फर्दर मैं आगे जाऊं तो मैं बात करूंगा इंटरिम गवर्नमेंट बजट की। इंटरिम गवर्नमेंट जो बजट है वो किसने पेश किया था? सबसे पहली बात लियाकत अली खान ने पेश किया था। उसके बाद फर्स्ट यूनियन बजट की बात करूं, इंडिपेंडेंस इंडिया के बजट की बात करूं, तो वो किसने पेश किया था? हमारे आर.के. शानमुखम शेट्टी, इन्होंने पेश किया था। कब पेश किया था? 26 जनवरी 1947 को। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप थोड़ा याद रख लेंगे, क्रोनोलॉजी वाइज पूछ लिया तो आपको याद रहेगा। ये लियाकत अली खान वही है जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे। जिन्ना जो थे वो कभी पहले पीएम नहीं थे पाकिस्तान के, ये लियाकत अली खान थे। उसके बाद मैं बात करूं, मोरारजी देसाई जी जो है, उन्होंने आज तक 10 बार सबसे ज्यादा टाइम्स बजट को पेश किया है। और अभी जो हमारी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने 7 टाइम्स बजट को पेश किया है। 2017 में एक बहुत बड़ी घटना हुआ ये काफी बड़ा चेंजेस हुआ बजट के अंदर। जो रेलवे बजट है उसको मर्ज कर दिया किससे? जनरल बजट के साथ। 2017 से पहले हमारे देश में क्या होता था कि एक जनरल बजट आता था और एक रेलवे बजट आता था, दोनों अलग अलग आते थे। बट 2017 के बाद क्या हुआ कि दोनों सेम ही आने लगे। एक ही बजट जो होगा वो रेलवे के लिए भी होगा और जनरल बजट भी होगा। उसके बाद मैं बात करूं इकोनॉमिक सर्वे की, तो जो बजट होता है उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक्स सर्वे आता है। जैसे हमारे देश में जो बजट की डेट है वो 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी से पहले 31 जनवरी को हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। ये 1 फरवरी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, एक कन्वेंशन है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे को हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ये किसके अंडर काम करते हैं? काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब हमारे बजट पे आते हैं। बजट भी कौन प्रिपेयर करता है? बजट को भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्रिपेयर करता है, वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जब हम बजट को पढ़ रहे होते हैं तो जो टर्म्स हैं, जो 2 बिल हैं, उनका बार बार जिक्र होता है। एक होता है फाइनेंस बिल और एक होता है हमारा एप्रोप्रिएट बिल। जो फाइनेंस बिल होता है वो किसके अंडर होता है? वो आर्टिकल 117 के अंदर होता है। ये किसके बारे में बात करता है? ये मेनली टैक्सेशन रिगार्डिंग बात करता है, पॉलिसीज के रिगार्डिंग बात करता है। हम जो खर्चा करेंगे, जो हम टैक्स में चेंज करेंगे, वो सब कहाँ लिखा होता है? हमारे फाइनेंस बिल के अंदर होता है। अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएट बिल, जो मेंशन है हमारे आर्टिकल 114 सब क्लॉज 3 के अंदर, उसमें वो बात करता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो उसको ऑथराइज करता है कि वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 से पैसा निकाल सकती है। तो एप्रोप्रिएट बिल पैसा निकालने की बात करता है और फाइनेंस बिल टैक्सेशन सिस्टम पॉलिसीज के रिगार्डिंग बात करता है। अब हम बजट का प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं कि बजट का प्रोसीजर क्या रहता है। प्रोसीजर जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा बजट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है। सेकंड चीज, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, बजट को स्टार्ट करने से पहले वो जो दोनों हाउस है ना उनको एड्रेस करते हैं और एक मोशन ऑफ थैंक्स पे सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है। उसके बाद जो बजट होता है हमारा
वो पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है उसमें पेश किया जाता है। पार्लियामेंट के 3 सेशन हमारे इंडिया में जनरली होते हैं। जो फर्स्ट सेशन होता है उसके अंदर हमारे बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसी के अंदर बजट को पास करवाया जाता है। ठीक है, बजट के रिगार्डिंग ये है कि बजट जो पास होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ जो होता है वो भी हमारा सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। तो बजट भी जो है हमारा वो किससे पास होता है? सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। एक चीज और, जो बजट होता है उस पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मैंडेटरी होता है। मतलब बजट पास कराने से पहले प्रेसिडेंट को दिखाना पड़ता है, उनके रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद जो बजट है वो सिर्फ लोकसभा में ही वोटिंग होती है बजट की, राज्यसभा में बजट की वोटिंग नहीं होती है। तो अब हम बजट के स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। जो हमारा बजट है वो सबसे पहले लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। सबसे पहले लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होता है, पेश करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, जनरल डिस्कशन होता है बजट पे। किसमें? लोकसभा में, राज्यसभा में डिस्कशन सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वोट ऑन अकाउंट जो होता है उसको हम पास करते हैं विदाउट डिस्कशन। यहाँ पे विदाउट डिस्कशन पे ध्यान दीजिएगा। वोट एंड अकाउंट को हम विदाउट डिस्कशन पास करते हैं। अब वोट एंड अकाउंट होता क्या है, जो हमारा टोटल बजट होता है उसका जो 1/6 पार्ट होता है हम उसको पास करवा देते हैं। ठीक है, विदाउट वोटिंग। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक बजट जो होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो बजट को पास होने में करीब करीब 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब ये 2 से 3 महीने बजट को पास होने लग रहे हैं, तो सरकार को खर्चा चलाने के लिए पैसा तो चाहिए रहेगा, और सरकार को पैसा चाहिए खर्चा चलाने के लिए, तो वो कुछ वोट एंड अकाउंट मतलब कुछ पैसा पहले ही पास करवा देते हैं विदाउट डिस्कशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, वोट एंड अकाउंट। उसके बाद हम चार्ज एक्सपेंडिचर को ही पास कर देते हैं, जैसे ही हमने वोट एंड अकाउंट को पास किया विदाउट डिस्कशन विदाउट वोटिंग। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर हमारा क्या रहता है, चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे जो हाई ऑफिसर्स हैं जैसे गवर्नर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी सैलरीज और उनके अलाउंसेस के लिए जो खर्चा होता है ना, वो हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर होता है। इस पर भी हमारा कोई डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये पास किया जाता है। उसके बाद जैसे अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग फंड होता है, जैसे डिफेंस के लिए अलग, होम मिनिस्ट्री के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, हर मिनिस्ट्री का अलग अलग फंड होता है, एनवायरमेंट के लिए अलग। तो क्या होता है, उस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग हर एक डिपार्टमेंट होता है, तो डिपार्टमेंट के बाद सारी रिपोर्ट्स जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटीज। वो क्या करती है, वो बजट को डिटेली स्टडी करती है, उसका एनालिसिस करती है, उसकी स्क्रूटिनी करती है, उसको पूरा खोल देती है, उसका एनालिसिस करती है, और फिर वो कुछ सजेशन करती है, सजेशन देती है रिगार्डिंग बजट्स। ठीक है, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बजट्स के लिए काम आते हैं। जैसे 3 इंस्ट्रूमेंट है मेनली हमारे, एक होता है पॉलिटिकल पॉलिसी कट, एक होता है इकोनॉमिक कट और एक होता है टोकन कट। मान लो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इकोनॉमिक कट की। इकोनॉमिक कट के अंदर क्या करते हैं हम, मान लो कैसा है कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री पे बहुत खर्चा हो रहा है, हमारे डिफेंस वाले सेक्टर पे काफी खर्च हो रहा है, बट अभी देश में जरूरत है, कोविड-19 की सिचुएशन है, तो देश में जरूरत है कि हेल्थ पे ज्यादा खर्चा हो, तो हम क्या करते हैं, डिफेंस थोड़ा पैसा काटते हैं और हमारे हेल्थ पे पैसा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक कट, कि थोड़ा कट लगा देना, पैसा थोड़ा कम कर देना। उसके बाद होता है टोकन कट। टोकन कट मतलब क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉलिसी पे बात करनी है, तो आप मान के चलो जैसे 50,000 करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री को अलॉट होने वाले, तो आप 100 रुपए उसमें से कट कर देते हो। 100 रुपए कट कुछ बहुत बड़ा अमाउंट तो होता ही नहीं है, 50,000 करोड़ ही कंपेयर में 100 रुपए तो बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है, तो टोकन कट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की नजर में आने के लिए किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के रिगार्डिंग। सबसे खतरनाक होता है पॉलिसी कट। इसके अंदर क्या होता है, जो टोटल बजट होता है ना, उसको ही हम क्या कर देते हैं, 1 रुपीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 रुपीज कर देते हैं टोटल बजट को। इस टोकन कट में तो क्या कर देते हैं हम, 100 रुपए से रिड्यूस करते थे, इसमें हम उसको करीब 1 रुपया कर देते हैं। अगर हमने इसको 1 रुपीज कर दिया, मतलब सरकार को अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बजट जैसी चीज को उन लोगों ने पॉलिसी, मतलब अपोजिशन ने पॉलिसी कट लाके 1 रुपया कर दिया, मतलब सरकार का कहीं ना कहीं ट्रस्ट जा रहा है, तो सरकार को अपनी मेजोरिटी वापस प्रूफ करनी पड़ती है फ्लोर के अंदर। डिफरेंट कट्स के बाद जो हमारा बजट होता है वो कहाँ जाता है, वो हमारा बजट आगे प्रोसीड होता है, और आगे प्रोसीड होने के बाद हमारे एप्रोप्रिएट बिल के बाद जाता है। हमको अब हमारा एप्रोप्रिएट बिल पास करवाना पड़ता है। एप्रोप्रिएट बिल मैंने बताया था आर्टिकल 114 सब क्लॉज 3, जिसके अंदर वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ऑथोराइज करता है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 से पैसा निकाल सकते हैं। एप्रोप्रिएट बिल एक बार पास होने के बाद जो हमारा बिल है वो आगे जाता है फाइनेंस बिल की तरफ। फाइनेंस बिल किसके अंदर आता है, आर्टिकल हमारा 117 के अंदर फाइनेंस बिल आता है। जैसे ही हमारा फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो हमारा जाता है प्रेसिडेंट के पास मनी बिल। ठीक है, मतलब हमारा बजट वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है, यहाँ तो वो भाई एसेंट दे दे या फिर वो एब्सोल्यूट वीटो लगा ले।
एब्सोल्यूट मतलब वो एसेंट नहीं दे रहे। एब्सोल्यूट वीटो भी वो खुद से नहीं लगाते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे लगाते हैं। मान लो चलो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगा कि यार ये बजट में बहुत गड़बड़ी है, इसलिए प्रेसिडेंट को बोल देते हैं कि आप एब्सोल्यूट वीटो लगा लो। खुद की मर्जी से प्रेसिडेंट नहीं लगाते एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। ये दो ही ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो मनी बिल होता है उसको कभी भी रिटर्न नहीं करते वापस, या तो वो एसेंट दे देंगे या वो एब्सोल्यूट उसको वीटो लगा देंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं कि बजट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बजट के? सबसे पहले बात होता है, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। जो हमारा कैपिटल बजट है ना, वो विजनरी बजट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बात करता है, असेट्स क्रिएशन की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करता है, ठीक है। जो रेवेन्यू वाला है वो इनकम ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, सैलरीज की बात करता है, सब्सिडीज की बात करता है, ठीक है। ये कौन बात करता है? ये रेवेन्यू बजट करता है। रेवेन्यू बजट फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है। कौन सा? रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट फिर फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? जैसे हमारे डायरेक्ट टैक्स आते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हो गए? इनकम टैक्स हो गए, ठीक है, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो कौन से हो गए? एक्साइज हो गए, जीएसटी हो गए, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट हो गए। एक्साइज ड्यूटी आपने सुना होगा, हमारे पेट्रोल्स पे लगता है। कस्टम ड्यूटी हो गया, वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे टैक्स रेवेन्यू। दूसरे हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं सरकार के? वो होते हैं हमारे डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, मतलब जैसे पीएसयू है, गेल को प्रॉफिट हो गया, ओएनजीसी को प्रॉफिट हो गया, तो सरकार को प्रॉफिट्स में से कुछ डिविडेंड देती है, ठीक है। हमने स्टेट्स को लोन दिया या किसी कंट्री को लोन दिया तो उससे हमको क्या इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है? रिसीट मतलब होता है हमारी कमाई, ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमारा होता है खर्चा। तो हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो जाता है? हमारी सैलरीज के अंदर हो जाता है, पेंशन्स के लिए अंदर हो जाता है, सब्सिडीज के अंदर हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट करने वाली ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब भाई ग्रांट्स क्या होती है? हमने वो तो सुना है कि हम भाई इंटरेस्ट पे देते हैं। ग्रांट्स क्या होती है? ग्रांट्स वो होती है जिसके अंदर हम स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, या ना के बराबर, यहाँ बिल्कुल हम इंटरेस्ट रेट लेते ही नहीं है, फिर हम उनको पैसा देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्रांट्स कहते हैं। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, हम दूसरी कंट्रीज को भी देते हैं, जैसे अफ्रीका है उसको भी हम ग्रांट्स और एड प्रोवाइड करते हैं, जो विदाउट कोलेटरल रहता है और विदाउट हमारे इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट रहता भी है तो बहुत मिनिमल रहता है। दूसरा हमारा रेवेन्यू बजट पे आते हैं। रेवेन्यू बजट भी हमारे कैपिटल बजट भी हमारे रेवेन्यू बजट की तरह ही होता है। इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसीट्स और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स के अंदर हमारी कौन कौन से आती है? एक होती है डेप्ट क्रिएटिंग और एक होती है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। डेप्ट क्रिएटिंग कौन कौन से हो गए? डेप्ट क्रिएटिंग की बात करूं तो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अगर मैं डेप्ट क्रिएटिंग की बात करूं, डेप्ट हमारे होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से हो गए? इंटरनल हमारे भाई अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल मेरे हो गए जो मैं आरबीआई से लेता हूं, जो मैं एनबीएफसी से लेता हूं, स्मॉल सेविंग स्कीम से लेता हूं। ये सब मेरे किसकी बात हो गई? इंटरनल की बात हो गई। एक्सटर्नल में किससे लेता हूं? आईएमएफ से ले रहा हूं, वर्ल्ड बैंक से ले रहा हूं, ठीक है। ये सब मेरे कौन से हो गए? एक्सटर्नल पे हो गए। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कौन से हो गए? नॉन डेप्ट क्रिएटिंग के अंदर मेरे कौन कौन से आते हैं भाई? डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, मैंने कोई पीएसयू है उसको बेच दिया, तो वो मेरे हो गए नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। उसके बाद मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर मेरे क्या क्या आ जाता है? रोड हो गया, स्कूल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब मेरे किसमें आ जाते हैं? ये मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। आप ये सोचिए कि स्कूल्स यहाँ पे क्यों है? स्कूल यहाँ पे इसलिए क्योंकि अगर हम स्कूल्स में खर्चा करते हैं तो हमारी ह्यूमन कैपिटल बनती है। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है? ह्यूमन कैपिटल मतलब कि नॉलेज इकोनॉमी बनेगी। स्कूल्स में अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो फर्दर देश के एम्प्लॉयमेंट में काम आएगी, ठीक है। तो हमारी नॉलेज इकोनॉमी है जो उसको बूस्ट करता है अगर हम स्कूल्स और हमारे एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करते हैं। डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पे नहीं, पर इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पे स्कूल्स पे खर्चा करना बेनिफिट रहता है, ठीक है। नॉन डेप्ट के अंदर एक चीज और आती है हमारी डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा, जो हमारा आता है, जो लोन रिकवर्ड हुआ है ना हमारा, वो भी हमारा किस में आता है? लोन रिकवर्ड, वो भी हमारा नॉन डेप्ट के अंदर आता है। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने देखा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में आ रहा है, और जो हमारा लोन का प्रिंसिपल रिकवर हो रहा है वो किस में आ रहा है?
वो हमारे आ रहा है कैपिटल रिसीट्स के अंदर आ रहा है। तो ये दो चीजों को याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो आ रहा है वो रेवेन्यू रिसीट्स पे आ रहा है, और जो हमारा क्या कहते हैं कैपिटल रिसीट्स है वो किस पे आ रहा है, वो प्रिंसिपल पे आ रहा है। मतलब वापस मैं समझाना चाहूंगा, प्रिंसिपल जो है वो अगर डायरेक्ट हमको मिल रहा है तो हमारा आएगा कैपिटल रिसीट्स में, और उस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारे आएगा सीधा सीधा रेवेन्यू रिसीट्स पे। अगले पे आते हैं कि हम देख लेते हैं 2024-25 का जो बजट आया था उसमें क्या क्या एस्टिमेट्स थे। पहली बात तो आप ये चार चीजें याद कर लीजिएगा, जो बजट है इस साल का उस पे चार थीम्स है। कौन कौन सी, एम्प्लॉयमेंट, स्केलिंग और स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। ठीक है, स्किलिंग को लेकर हम आगे भी देखेंगे कि सरकार ने स्किल पे क्या क्या काम करने के लिए बोला है। ठीक है, अभी हम रिसीट्स देख लेते हैं। रिसीट मतलब हमारी कमाई, रिसीट क्या है, हमारी कमाई है, और एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, खर्चा है। तो आप देखो हमारा जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो 31 लाख करोड़ है, और हमारा जो कैपिटल रिसीट्स है वो 16 लाख करोड़ है। ये लाख करोड़ में है ना। उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, तो वो 47 लाख करोड़ हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा 11 लाख करोड़। आप देखो हमारी कमाई जो हो रही है वो लगभग हो रही है हमारे 47 लाख करोड़, जो हमारा खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 49 लाख करोड़। ठीक है, कमाई कितनी हो रही है 47 लाख करोड़, और खर्चा हो रहा है 49 लाख करोड़। तो जब हमारा कमाई और खर्चे के बीच में अनबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, घाटा हो जाता है। उस घाटे को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो एफआरबीएम एक्ट पड़ा होगा 2003 का, उसके अकॉर्डिंग हमको 3% तक हमको मेंटेन करके रखना है हमारा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, पर सरकार ने क्या टारगेट रखा है, 4.9% ऑफ जीडीपी, इतना हमको टारगेट रखा है सरकार ने इस साल के लिए, और अगले साल के लिए सरकार ने टारगेट रखा है 4.5% ऑफ जीडीपी। अब हम देख लेते हैं कि बजट में किस किस तरह के खर्चे के रखे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारा खर्चा हुआ है वो डिफेंस मिनिस्ट्री पे हुआ है, दूसरा हमारा रूरल डेवलपमेंट पे, फिर एग्रीकल्चर पे, फिर होम मिनिस्ट्री, फिर एजुकेशन पे। टॉप 5 याद करने, टॉप 5 में जो बॉटम पे आ रहा है वो हमारा एजुकेशन पे आ रहा है। मतलब सबसे कम जो खर्चा हमने करा है वो हमने एजुकेशन पे करा है। इसको याद करने का तरीका ऐसा देख सकते हैं कि डिफेंस के बाद हम गाँव में गए, गाँव में जाने के बाद हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर देखा। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या था हमारा होम अफेयर, होम अफेयर क्या था हमारा एजुकेशन। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर का चार्ट हो गया। आप डाटा पे मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी देख लीजिए, क्योंकि आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो हम बात करते हैं हमारे 9 प्रायोरिटीज की जो इस बजट में बात की गई है। ये 9 प्रायोरिटीज क्या काम करेगी, ये हमको विकसित भारत बनाएंगी। हमें विकसित भारत कब तक बनना है, 2047 तक हमको क्या बनना है, विकसित भारत बनना है। 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है। तो उसमें 9 प्रायोरिटीज की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम एक एक करके इन प्रायोरिटीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड रेजिलियंस की। ठीक है, तो इस बार हमने बात क्या कहा है कि हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। करीब करीब 1 करोड़ फार्मर्स को हम किसके अंदर, नेचुरल फार्मिंग के अंदर इंगेज करेंगे, जिनके अंदर उनकी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग भी करेंगे आने वाले 2 सालों के अंदर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या आ गया, अगर मैं एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक बात करूं तो हमारा आ गया ई नाम, आ गया हमारा ई मंडी, आ गया। ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। उसके बाद उन्होंने बात करी है हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, जिससे अंदर आप गाँव के अंदर कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। ठीक है, अगला पे आते हैं अगला हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ये ऐसा बजट है जिसमें 10 सालों के अंदर जिसमें पहली बार खुल के एम्प्लॉयमेंट पे बात की गई है बजट के अंदर। ठीक है, इसमें इंटर्नशिप एंड जॉब क्रिएशन की बात की गई है। इसके अंदर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंदर जो टॉप 500 कंपनीज हैं देश की, वो 1 करोड़ यूथ को क्या करेगी, इंटर्नशिप करवाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ उनको 5000 मंथली अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक तरह का इंटर्नशिप है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर आपको 5000 मंथली अलाउंसेस भी मिलेगा, और टॉप 500 कंपनीज के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। उसके बाद बात करूं कि जो मॉडल स्किल लोन स्कीम है, उसके अंतर्गत आपको 7.5 लाख रुपए का लोन प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन करना चाहता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो उसको 10 लाख रुपए तक का फंड एलोकेट किया जाएगा। अगले पे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा ही था स्टार्टिंग में कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 11.11 लाख करोड़। हमने इतना जो बजट का फंड है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और ये कितना हमारे बजट के 3.4%
के बराबर है, ये 11.11 लाख करोड़। तो मतलब हम काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किस पे, हमारे कैपिटल बिल्डिंग पे। कैपिटल बिल्डिंग से हमारा क्या बनेगा, असेट्स क्रिएट होंगे। अभी आपने देखा होगा जो यानी गवर्नमेंट आई ना, एनडीए गवर्नमेंट, ये क्या है एनडीए गवर्नमेंट, ये कोलिजन गवर्नमेंट है। इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमारे बिहार का और साथ ही साथ हमारे आंध्र प्रदेश का। तो बजट के अंदर भी आप देखेंगे कि काफी सारा जो फंड्स है, कुछ स्पेशल टाइप का फंड है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है। तो एक सेपरेट फंड है रिवर कोसी और मेची लिंक प्रोजेक्ट के लिए। एक लिंक प्रोजेक्ट है जो कोसी को मेची से मिलाएगा, तो उसके लिए सेपरेट फंड की बात की गई है। लास्ट ईयर आपने देखा था कि काफी फ्लड आई थी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुए थे, ठीक है, आसाम में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो उसके लिए क्या होगा, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो विष्णु पहाड़ टेम्पल इन गया, इसको बनाने की बात की गई है। महाभूमि टेम्पल इन बोध गया, इसको और टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए बात की गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका फेज 4 को भी हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। अगले टॉपिक पे आते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, ठीक है। आपने मुद्रा लोन के बारे में सुना होगा, ठीक है। मुद्रा लोन क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है मुद्रा लोन, मैं आपको लिख के बताता हूँ। मुद्रा जो लोन है इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरी होती है। पहली जो कैटेगरी हमारी रहती है वो रहती है शिशु, दूसरी जो कैटेगरी रहती है हमारी होती है किशोर, और तीसरी जो कैटेगरी रहती है हमारी होती है तरुण। जो शिशु है वो 50,000 तक के लोन के लिए बात करता है, 50,000 के लिए, ठीक है। किशोर जो है 50,000 से 5 लाख तक की बात करता है, और तरुण जो है वो 5 लाख से 10 लाख तक की बात करता है। अब ये 10 लाख को काट के आप 20 लाख कर दीजिए, क्योंकि अब ये चेंज कर दिया बजट के अंदर कि मुद्रा जो लोन है वो 20 लाख तक दिया जाएगा। मुद्रा लोन को मैनेज कौन करता है, इसको ये करता है सिडबी जो है वो इसको मैनेज करता है मुद्रा लोन को, ठीक है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई लॉजिस्टिक्स, क्रेडिट्स के बारे में बात करते हैं। ऑफशोर माइनिंग्स ऑफ मिनरल्स, मतलब हमने क्या करा है, जो समुद्र में माइनिंग होती है ना, आपने पढ़ा होगा पॉलीमेटिकल न्यूड्यूल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, इन सब के ऑप्शंस के हमने लोग ऑप्शन की बात करी है, ठीक है। ऑफशोर की बात करी है ज्यादातर हमने। ऑफशोर और ऑनशोर में क्या फर्क होता है, ऑफशोर मतलब पानी पर, इसको मैं ऐसे याद करता था, ऑनशोर मतलब शोरमा कहाँ मिलता है, लैंड पे मिलता है, तो ऑनशोर जो होगा हमारा लैंड होगा, और जो ऑफशोर होगा हमारा क्या हो जाएगा, पानी पे। उसके अंदर बात करूं, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये एक और प्रायोरिटी है हमारी। इसके अंदर हम बात करते हैं हमारे पूर्वोदय इनिशिएटिव के बारे में, पूर्वोदय इनिशिएटिव के बारे में, जिसका थीम क्या होगा, विकास भी विरासत भी, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने क्या बात करी है कि जो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर है उस पर हम एक इंडस्ट्रियल नोड बनाएंगे, एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, कहाँ पे, गया के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने 24,000 मेगावाट पावर प्लांट की बात करी है पीर पैनीती बिहार के अंदर। आंध्र प्रदेश का आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से क्या बन गया था, तेलंगाना अलग निकल गया था। तो तब से ये दोनों स्टेट है सेम कैपिटल को शेयर कर रहे हैं, जिसका नाम था हैदराबाद। बट अब आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल हो गई है वो अमरावती हो गई है, तो अमरावती के लिए सेपरेट फंड की बात की गई है बजट के अंदर। उसके बाद जो हमारा विशाखापट्टनम चेन्नई है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उस पर भी एक इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा जिसका नाम है कोपमर्ती, और दूसरा है उर्वाकल, वो किस पे बनाया जाएगा, बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनाया जाएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक हमारा यह है कि जो मतलब इसी का कंटिन्यूएशन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके अंदर हम ट्राइबल फैमिली, जो ट्राइबल मेजोरिटी विलेज है ना, उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, सोशल प्लस इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उनकी जो शाखाएं हैं, उनकी जो ब्रांचेज है, वो हम नॉर्थ ईस्ट में इंक्रीज करने की हमने बात करी है, कितने 100 रीजन के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। अर्बन डेवलप के अंदर हमने ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम 14 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, उनके अंदर रैपिड रेल सिस्टम्स लेके आएंगे, बेटर कनेक्टिविटीज लेके आएंगे। हमने स्ट्रीट मार्केट को इंप्रूव करने की बात करी है, जिसके अंदर हमने हार्ट्स, फूड हब्स, ये हम 5 साल के अंदर इनको क्रिएट करने की बात करी है। ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हमने स्टार्ट करने की बात की है। 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होते हैं ब्राउन फील्ड और एक होते हैं हमारे ग्रीन फील्ड, ठीक है। ब्राउन फील्ड क्या होते हैं, जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे हमारे बात करते हैं कि हमको जो रेलवे स्टेशन है हमारे, उनको और बेटर करना है, नए रेलवे स्टेशन की तो बनाने की बात नहीं कर रहे,
तो हो गए हमारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। और दूसरे हमारे होते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, बिल्कुल नए लेवल पे स्टार्ट करना है, नए लेवल पे स्टार्ट करना है, वो होता है हमारे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे एनर्जी सिक्योरिटी की। एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर क्या बोला है कि हम जो रिसर्च और डेवलपमेंट करना है वो हमने स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का करना है। बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की बात नहीं कर रहा, जो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाउन में लगाए सके, जो छोटे से छोटे कस्बे में लगाए जा सके, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रमोट करने की बात करी, उन पर रिसर्च करने की बात करी है। उसके साथ आपने पढ़ा होगा अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट, जिनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, उनको बनाने की बात की गई है। ठीक है, और ये कौन बनाएगा, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और बेल, ये दोनों का जॉइंट वेंचर होगा, जो क्या करेंगे 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट्स बनाएगी, जो किसके होंगे, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होंगे। उसके बाद हम एक स्कीम की बात करते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 300 यूनिट्स तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसके अंदर हम सोलर पैनल्स को सब्सिडाइज करके बेचते हैं, जिससे क्या हो सके, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ऐसा जैसे राजस्थान में होता है या बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है ना, 50 यूनिट फ्री, 100 यूनिट फ्री, ऐसा फ्री वाला सिस्टम नहीं है, सोलर पैनल्स के थ्रू आपको फ्री बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, आप देखेंगे जो हमारा रिसर्च पे जो हमारा बजट एलोकेशन होता है ना, हमेशा थोड़ा कम ही रहता है। बाकी कंट्रीज, अगर हम बात करें हम चाइना की, यूएसए की, जापान की, ये लोग रिसर्च पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, और हम इंडिया सिर्फ अपना 0.35% ही जो है वो किस पे, रिसर्च पे खर्च करता है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया है, जिसका क्या काम होगा, जो रिसर्च को प्रमोट करेगा हमारी। ठीक है, 1 लाख करोड़ हमने फंड अलग दिया है प्राइवेट सेक्टर को। क्या होता है, जो रिसर्च होता है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर ही ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं करते। तो प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करने के लिए हमने 1 लाख करोड़ का एक रिसर्च फंड बनाया है, प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये क्या, इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हमारे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होंगे, जैसे ई भूधन के नाम से जाना जाएगा। मतलब जो लैंड्स होंगे उनको हमको इलेक्ट्रॉनिक हम चढ़ाएंगे, कैडेंशियल मैप बनाएंगे, अलग अलग डिजिटल मैप्स बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होता है भाइयों के बीच में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसकी प्रॉपर्टी उसी के नाम पे रहेगी और सब कुछ पूरा का पूरा काम डिजिटल हो जाएगा। आप देखते हो कि पट्टा सिस्टम चलता है, भाइयों की इतनी लड़ाई हो जाती है, उन सबको स्मूथ लाइन करने के लिए हमने क्या करा है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाया है। कैडेस्ट्रियल मैप्स हैं, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, लेबर्स के लिए हमने बहुत अच्छी चीज करी कि ई श्रम पोर्टल हमारे पास ऑलरेडी था, उसको हमने और इंटीग्रेट करने की बात की करी है। उसके बाद हम बात करते हैं एक नेशनल पेंशन स्कीम वत्सल्य। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मेरे को लग रहा है ये पूछ सकता है एग्जाम के लिए। इसके अंदर क्या करेंगे, जो माँ बाप हैं या फिर जो गार्जियन है बच्चे के, वो फंड जमा करेंगे किसके लिए, बच्चे के लिए, ताकि उसको जब वो रिटायर्ड हो, जब उसको पेंशन के रूप में वो फंड मिल सके। तो नेशनल पेंशन स्कीम है वत्सल्य, ये कौन करेगा, माँ बाप और गार्जियन करेंगे। किसके लिए करेंगे, बच्चे के लिए करेंगे, 18 साल के कम बच्चे के लिए। अब हम देख लेते हैं कुछ मिसलिनियस टॉपिक है। हमने क्या करा है, जो एंजल टैक्स है ना, उसको हमने अबॉलिश कर दिया है। अब एंजल टैक्स को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मान लो एक नया स्टार्टअप में खोल रहा हूं, तो नए स्टार्टअप में अडानी जी को इन्वेस्ट करना है या फिर अंबानी जी को इन्वेस्टमेंट करना है। तो जब वो नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते थे ना, तो उन पे एक टैक्स लगता है जिसका नाम होता था एंजल टैक्स। ठीक है, तो ये उन जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डिस्करेज करता था, इसलिए क्या कर दिया, एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया। इससे क्या होगा, जो स्टार्टअप कल्चर है इंडिया का, वो क्या होगा, बूस्ट होगा। दूसरी चीज हमने ये करी है कि फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन कंपनीज पे टैक्स को हमने कम कर दिया। जो फॉरेन कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता था, पहले 40 लगता था, अब कितना लगता है, 35 लगता है। हम एक जन विश्वास बिल लेके आए 2.0, किसके लिए, हमारे माइनर फॉरेस्ट के लिए लेके आए हैं। विवाद से विश्वास स्कीम लेके आए हैं, जिससे क्या होगा, जो इनकम टैक्स का जो डर रहता है लोगों में वो कम होगा। इसमें जल्दी से जो डिस्प्यूट्स है इनकम टैक्स और पार्टी के बीच में, वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व होंगे। फ्रेंडली जो होगा वो पूरा इनकम टैक्स का सिस्टम्स होगा। ठीक है, तो विवाद से विश्वास लेना, मतलब विवाद नहीं करना, हमको विश्वास करना है इनकम टैक्स पे। ठीक है, ये 3 ड्रग्स हैं कैंसर के रिगार्डिंग, आप नाम देख लीजिएगा, बड़े खतरनाक नाम है इनके। ये क्या करते हैं, हमारे कस्टम ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी हमारी लगती है जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उस पर हमारी कस्टम ड्यूटी लगती है, उससे क्या कर दिए, एग्जाम कर दिए हैं। गोल्ड पे जो हमारा, गोल्ड और सिल्वर पे जो हमारा वो लगता है कस्टम ड्यूटी लगता है, उसको हमने 6% तक कर दिया। और जो प्लेटिनम पे हमारा जो कस्टम ड्यूटी लगता है, हमने उसको 6.4% कर दिया।
उसके बाद हमने जो शॉर्ट टर्म टैक्स लगते हैं और लॉन्ग टर्म टैक्स लगते हैं उसको हमने इंक्रीज कर दिया है, इसको हमने बढ़ा दिया है। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो 20% लगेगा और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो 12.5% लगेगा। उसके बाद आपने इनकम टैक्स में सुना, शेयर मार्केट में सुना होगा, बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं उनको टैक्स इंक्रीज कर दिया, कितना, 0.02% फॉर फ्यूचर एंड फॉर ऑप्शन इट इज 0.1%। ठीक है, ओके, थैंक यू।